Hello, people. What's up? I hope that all of you are in the best of your spirits and in the good health. Well, I've come up again with the short note series, and this time I've come up with the chapter Atomic Structure with you guys. ऑन योर डिमांड, जैसा कि आपने कहा था कि मैम शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, तो फटाफट से 15 मिनट्स के अंदर इस शॉर्ट नोट को कंप्लीट करते हैं फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आपको मैं बताने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक तरह से याद करने चाहिए बिफोर 15 to 20 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। हर एक शॉर्ट नोट्स को आपको 15 से 20 दिन पहले दिन में 7 से 8 बार पलट के देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूल नहीं रहे हैं। क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन आपको आता है लेकिन कभी कभार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें ना हो इसीलिए पेपर से 15 से 20 दिन पहले हर दिन 7 से 8 बार आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट भूलने की क्या भूल नहीं पाए। दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द मेन एजेंडा ऑफ माइंड फॉर यू गाइज। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट नोट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। ये 8 छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। एग्जामिनेशन में आपको सीधे ये टर्म्स मिलती हैं और कभी कभार ऐसा होता है कंफ्यूजन के अंदर या घबराहट में आप इन टर्म्स का मतलब भूल जाते हैं। सो बेटर टू रिवाइज देम। आई हैव टॉक्ड अबाउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बात करते हैं नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर एंड द टाइम पीरियड। वी ऑल नो कि भाई सी जो speed of light is equals to mu lambda. That's absolute right. So mu bar is equals to 1 by lambda and we know that lambda is equals to mu by c. That's absolutely right. Wherein time period t is equals to 1 upon mu and mu is equals to lambda by c. I think आप इन सब particular relation का जोड़ तोड़ आराम से कर सकते हैं. Now let's talk about the Planck's quantum theory and its important formula. Planck's quantum theory क्या है बेसिकली आप सभी को पता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में यहाँ बात की गई थी एंड प्लैंक्स ने क्या स्टेट किया था कि अ बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस एनर्जी पैकेट्स और बंडल, और ईच बंडल ऑफ एनर्जी जो होता है इट इज एक्चुअली नोन एज क्वांटम एंड क्वांटम ऑफ लाइट इज एक्चुअली नोन टू बी एज फोटोन्स। ये वाली बात की गई थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एच न्यू is equals to hc by lambda is equals to hc mu bar. Fine, total energy transferred, it will be actually then equals to n into energy of one photon and hence we have actually written all the values for it also. ठीक है, moving ahead and talking about the photoelectric effect. क्या कहेंगे photoelectric effect के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है photoelectric effect, खासकर यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में, इंसिडेंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन के बीच में जो एक रिलेशन आता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा होएगा ही नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। तो क्वेश्चन तो भाई वहाँ से आना लाजमी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या बातचीत करते हैं, व्हाट वी एक्चुअली टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ आप मुझे यहाँ बता पाएंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम ये समझते हैं। तो मैं ये कहूँगी द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस, कब, when it is illuminated by a light और UV रेडिएशन, तो हम कहते हैं कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं, उस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बेसिकली हम इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। वेल मैंने सबसे पहले ये जो 3 ग्राफ्स दिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, द ग्राफ्स बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द ग्राफ बिटवीन electron kinetic energy versus light frequency and the graph between photoelectric current versus frequency basically. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। इन अ वे वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब वन शॉट आएगा तो और ज़्यादा डिटेल में होगी, सिंस इट इज़ अ वन शॉट, नॉट वन शॉट, इट्स अ शॉर्ट नोट। सो बेसिकली यहाँ पर हम इतना ही बताएंगे कि ये 3 ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू एक्चुअली हैव समथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर ग्राफ कि भैया ये ऐसे ऐसे ही होगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। तो यहाँ पर जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करती हूँ ना, तो मैं बात करूंगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, क्योंकि उसी से तो करंट जनरेट हो रहा है, वर्सेस फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी एंड कह के ही रहूँगी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में, सो अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी जो मेरी म्यू है इट इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जो कि आपको दिख रहा है, 0 से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या है,
नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट लेट मी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. कोई आइडिया आपके माइंड में कुछ है कि नहीं है? सो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए ग्राफ में क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर देखो, इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक व्हाट आई एम सेइंग कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा. अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि हर एक रे ऑफ लाइट की, अगर सपोज करो मैं कह रही हूँ एनर्जी 6 किलो जूल है, ठीक है, हर एक रे ऑफ लाइट की, देखो जैसे कि ये मेरा एक मेटल प्लेट है, आई लेट मी ड्रॉ इट एंड मेक इट क्लियर टू यू गाइज. ये मेरा एक मेटल प्लेट है, ठीक है, क्लियर है. अब हर एक रे ऑफ लाइट की सपोज कीजिए जो एनर्जी है जो इस पे फॉल कर रही है, एनर्जी क्या है, इन अ वे मैं कह रही हूँ 6 जूल है, ठीक है, और वर्क फंक्शन जो मैं कह रही हूँ इट इज इक्वल्स टू 5 जूल मैं कह रही हूँ. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेट मी नो कि भाई आपके माइंड में क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इट विल बी 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1 जूल हो जाएगा. तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ध्यान देना, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी. और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी एनर्जी अगर कहती हूँ 16 जूल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक रे ऑफ लाइट की, मैंने देखो इस रे ऑफ लाइट की एनर्जी 6 जूल, इसकी 6 जूल, इसकी 6 जूल है. तो काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की 1 जूल आई और 3 इलेक्ट्रॉन ही निकले हैं, ठीक है. अब अगर मैं कह रही हूँ कि एनर्जी 16 जूल है तब भी 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, अगर मैं कह रही हूँ कि एनर्जी 30 जूल है तब भी 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, ध्यान देना इस बात को. इसीलिए ग्राफ में क्या हो रहा है, इसलिए ग्राफ में इंक्रीज होने के बाद इट इज कांस्टेंट. क्या इंक्रीज होने के बाद? काइनेटिक एनर्जी जो देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है इसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है. आप समझ रहे हो मेरी बात कि ये कांस्टेंट क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज कांस्टेंट? तो इसीलिए ग्राफ में पहले क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ. अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो हमारी एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस बेसिकली. लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद में इट इज कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज एक रे ऑफ लाइट एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, चाहे उसकी एनर्जी हम कितनी भी बढ़ा दें. ध्यान देना इस बारे में, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो यहाँ पर आप जो मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ्स दिखाए हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपको आने चाहिए. जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो यहाँ पर भी मैं यही चीज कहने वाली हूँ. इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए भी मैं यही कहूंगी, जब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, तभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी. तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ क्या दिख रही है आपको, इंक्रीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दैट्स एब्सोल्युटली राइट टू यू गाइज और नॉट, जस्ट लेट मी नो, ठीक है. ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द कंडीशन शुड बी, इसके लिए मैं अगर कहना चाहूँ तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट. ये वाली बात हमेशा याद रखना. ये तीनों ग्राफ्स मैंने आपको बता दिए हैं एंड द फॉर्मुलाज हैव बीन ऑल्सो गिवन टू. ये जो फॉर्मुलाज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू एक्चुअली गो विद दीज पर्टिकुलर फॉर्मुलाज, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल ना आए ऐसा नहीं हो सकता, आएगा ही आएगा. मूविंग अहेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोहर्स मॉडल. आपको पता है इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी. इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड बेसिकली. ये वाली सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं. mvr इज इक्वल्स टू nh/2π. रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो यहाँ पर आप देखो रन टूज के बारे में बता रही हूँ मैं आपको. रन टूज, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो रन टूज, ये देखो Rn इज इक्वल्स टू n²/z. ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है. वजन, ठीक है, इट्स वजन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वजन का, ठीक है. एंड हाँ, यूनिट्स भी याद रखनी है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, यहाँ हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है लेकिन यू नीड टू गो विद दीज पर्टिकुलर थिंग ओनली. जहां हमने एक बार बताया हुआ जूल पर एटम में, एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक बार किलो कैल पर मोल, एक बार किलो जूल पर मोल में. एंड ऑल्सो यू नीड टू एक्चुअली हैव वन थिंग इन योर माइंड कि आप लोगों को क्या करना है कि you need to actually also know the relationship between the potential energy, kinetic energy and the total energy. Very important. Moving ahead and talking about the spectrum. Spectrum में
हम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन के बारे में बात करते हैं. इसमें जरूरी है कि आपको पता हो कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा इन स्पेक्ट्रल लाइंस का. ठीक है, आपको सबसे बेसिकली ये चीज याद रखनी है कि ग्राउंड स्टेट क्या है क्या नहीं है. सो इट्स लाइमन देन बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन. फॉर लाइमन द ग्राउंड स्टेट इज n1 is equals to 1. For Balmer n1 is equals to 2. For Paschen n1 is equals to 3. For bracket n1 is equals to 4. For Pfan n1 is equals to 5. ये वाली बात जरूर याद रखना. And UVIII याद रखना है. That means Lyman is found in UV region, Balmer is found in visible, and बाकी जो बच गई वो III आ गई, मैं III IR region में है. Now maximum number of spectral lines का फॉर्मूला है ये, n is equals to n2 minus n1 multiplied by within bracket n2 minus n1 plus 1 divided by 2. So maximum number of spectral lines for Lyman series, maximum number of spectral lines for Lyman series, lines for any particular series is equals to n2 minus n1. याद रखिएगा, रिडबर्ग की इक्वेशन याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा ही बनेगा. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा. एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, आप लोगों को ये वाली बात पता होगी ना कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एंड एच न्यू क्या होता है, एच सी बाय लेमडा होता है. ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. सो 1 बाय लेमडा के बारे में अगर मैं बात करूं, 1 बाय लेमडा क्या होता है, वाई 1 बाय लेमडा देखो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू हो गया. ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा हो गया. सो 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय एच सी हो गया. यहाँ से भी आप डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से देख लीजिए. तो इन अ वे वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फा लाइन, फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन. फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज को कहते हैं. मैं सामने से हट जाती हूँ, आप इसको जूम इन कीजिए और देखिए. आप यहाँ से घबराइएगा मत, बिकॉज काफ़ी बार एग्जामिनेशन में अल्फा लाइन पूछ लिया, फर्स्ट लाइन पूछ लिया, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन, तो कन्फ्यूजन रहता है, खासकर अल्फा लाइन में ज़्यादा रहता है. ऐसे ही लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज. सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन अ सैंपल ऑफ एटम्स फॉर n2 to n1. So it is equals to, आप यहाँ देख लीजिए, n2 minus n1 within bracket n2 minus n1 plus 1 by 2. But for n to 1 total emission line is n into n minus 1 by 2. याद रखिएगा n से 1 तक में. ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात. सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ का यहाँ आपको फॉर्मूला दे दिया गया है. 1 by lambda is equals to r h z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Hope you will be revising all these things. De Broglie equation, wow, a very good thing. यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आना है ही है, आ ही जाता है न्यूमेरिकल, तो यहाँ से आ ही जाता है. सो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. यहाँ पर आप देखो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV, where Q is the charge particle, fine, V is the charge particle, charge particle is excreted by potential. ठीक है. Now important point क्या है, when an electron revolves in an orbit, the number of waves made by the electron क्या होगा, orbit number. When an electron revolves in an orbit, then the number of waves made by the electron क्या होगा, orbit number. So frequency of matter waves basically, उसका फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं. ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन बाकी जो ऊपर की चीजें वहां से क्वेश्चन आना लाजमी है. हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन आ ही जाता है, थियरी क्वेश्चन भी आ जाता है. इसके बारे में तो कहना ही क्या, डेल्टा एक्स in a way what we are going to supposedly going to do is delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. पता ही है कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि वेलोसिटी और मोमेंटम को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली द राइट थिंग. सो जस्ट गो विद दीज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज. मूविंग अहेड एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे क्वांटम नंबर तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाएगा कि आपसे इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट, फुलफिलमेंट, इन सब का यूसेज पूछ लिया जाएगा. सो आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो 3 फॉर्मूलेज है ना, इनको प्लीज याद कर लेना. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं, 2n स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं, n स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं, n होते हैं. ये तीनों फॉर्मूलेज याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या हमें इंडिकेट करता है, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल और द सबशेल के बारे में बताता है. ये 2 फॉर्मूलेज याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर आप बेसिकली क्या देख, इट इंडिकेट्स दी, क्या इंडिकेट करता है ये,
ऑर्बिटल्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, -L टू +L इसकी वैल्यू है. आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर. स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है. टोटल वैल्यूज ऑफ द स्पिन इन एन एटम इज इक्वल्स टू ±½ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आपसे स्पिन, द वैल्यू ऑफ स्पिन भी अगर पूछी गई है तो जस्ट हैव अ लुक. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके पेपर में आएंगे ही, आ सकते हैं, मेजरली आते ही आते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल. यार ये रूल्स तो आपको पता होने चाहिए व्हाइल यू आर एक्चुअली फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इनटू द सबशेल्स. ठीक है, शेल होता है सबसे पहले, फिर सबशेल होता है और सबशेल में ऑर्बिट होता है. ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. ये सारी बातें आपको पता है. नाउ ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इन द सबशेल. देख लीजिए, N+L रूल बहुत फेमस रूल है. द सबशेल विद लोवेस्ट N+L वैल्यूज इज फिल्ड अप फर्स्ट, बट व्हेन 2 or more सबशेल्स हैव द सेम N+L वैल्यू, सो द सबशेल विद द लोवेस्ट N वैल्यू उसको हम सबसे पहले भरेंगे. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स. हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स of the subshell in such a way as to give the maximum number of unpaired with parallel spin. कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर मैं बात करती हूँ हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, तो आप इससे क्या एक्चुअल में फाइंड आउट करते हैं? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. यस, बताइए क्या कहेंगे अबाउट हंस रूल ऑफ मैक्सिमम. सो इन अ वे व्हाट वी आर गोइंग टू से कि हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द टर्म विद द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉल्स लोवेस्ट इन एनर्जी. क्या बोले मैम, समझ नहीं आया. क्या आपने कहा? हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई है. सो मैं ये कहूंगी द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूजुअली हैज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल विद द पैरेलल स्पिन्स. कुछ आया माइंड के अंदर? कुछ आया कि नहीं आया? जस्ट लेट मी नो. येस और नो बोलिए यहाँ से. सो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स क्या स्टेट करता है कि फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द टर्म विद द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉल्स इन द लोवेस्ट इन द एनर्जी. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल, electron pairing in p, d and f orbitals, it cannot occur until each orbital of a given subshell contains one electron each or is singly occupied. हर एक ऑर्बिट को पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन से भरना होगा, फिर हम पेयरिंग चालू करेंगे. ये कहता है, हिंदी में बता दिया. नाउ नोड्स के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा. Nodes are the spaces where the probability of finding the electron is 0. So to find out the number of nodes in an orbital is given as follows. Number of angular nodes L, number of radial nodes n minus 1 minus L, and total number of nodes n minus 1 हो जाएगा. याद रखिएगा इन चीज़ों को. साथ ही मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो नोड्स में आपको किसी चीज़ का कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगी. ठीक है, तो वो नोड्स रिलेटेड पूरे ग्राफ्स का, मतलब रेडियल नोड्स एंड जो भी हम बात करते हैं एंगुलर नोड्स की विद द ग्राफ्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल, ताकि नोड्स के पे कोई भी क्वेश्चन आए, खासकर उनके ग्राफ्स पे कोई भी क्वेश्चन आए, वो आप इजीली सॉल्व कर सकें. सो स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, not chapter, I think. Stay tuned to this particular channel for the further notifications of the classes, and very soon I'll be coming up with a short video regarding the probability density curves and the questions related to it. So bye bye and take care.